अच्छा, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। ठीक है, और जो कल जिस टॉपिक में मसला आया था उसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ। ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, ये आपकी बुक में कहाँ पर आपको मिल जाएगा? ये आपकी बुक के पेज नंबर जो 7 है उसके ऊपर 1.2.4 पर आपको मिल जाएगा। वहीं से तकरीबन स्टार्ट है। देखो, ऑस्मोरेगुलेशन टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे होता है। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था? अभी हम जो इससे पहले पढ़ के आए, हम प्लांट्स के अबाउट पढ़ के आए। ठीक है, कि प्लांट्स में किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन होती है, और इस टॉपिक अभी मैं आपको एक शॉर्ट आगे समझा दूंगी। ऑस्मोरेगुलेशन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में कैसे होती है? देखो, मैकेनिज्म जो होता है ना ऑस्मोरेगुलेशन का, वो तमाम जानदारों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जानदार जितने भी एनिमल्स के ग्रुप्स होते हैं ना, उन सब के लिए मैकेनिज्म ऑस्मोरेगुलेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ताकि वो ज़मीन पर या वाटर पर रह सके। ठीक है, जैसे प्लांट सेल होते हैं या एनिमल सेल होते हैं ना, तो क्या होता है, एनिमल सेल जो होते हैं ना, जब आप उनको हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखते हो तो वो फट जाते हैं। क्यों फटते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है, और उनके पास सेल वॉल तो होती नहीं है कि उनके पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल बने। याद ये बात मैंने बताई थी आपको। तो क्या होता है, वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। इसके बरक्स जो क्या कहते हैं, प्लांट सेल होता है ना, उसके अंदर ऐसा होता है कि अगर उसके अंदर उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखें और उसके अंदर वाटर आता जाए, तो वो क्या करेगा, वो उस वाटर को एक टाइम तक लेगा। उसके बाद उसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होगा, और फिर वो क्या करेगा, फिर वो और वाटर को अंदर नहीं लेगा। ठीक है, अच्छा, ये बात देखो यहाँ पर लिखी हुई, पढ़ लेना। उसके बाद अगर आप उनको किस में रखो, आप उसको रखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और मर भी सकता है अगर आप उनको कंटिन्यूसली किस में रखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखो। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको अपने सर्वाइवल के लिए या सेल को अपने प्रॉपर सर्वाइवल के लिए पानी का लेना और पानी को लॉस करना एक बैलेंस कंडीशन में करना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में करेगा तो वो सर्वाइव कर सकेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऑस्मोरेगुलेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कैसे होती है? देखो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा पानी को लॉस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनका डायरेक्ट क्या होता है, हीट से एक्सपोजर होता है। यानी कि इनका हीट से डायरेक्ट सामना होता है, सनलाइट से हमारा डायरेक्ट सामना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले अगर हम समंदर में मौजूद होते तो पहले हीट लाइट क्या आती, समंदर के पानी के ऊपर आती, फिर हम तक आती। लेकिन हमारा एक्सपोजर डायरेक्ट किससे है? हमारा एक्सपोजर डायरेक्ट सनलाइट से है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वाटर लॉस कर सकते हैं। देखो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर मोर लाइकली टू लूज वाटर। हम लोग ज़्यादा वाटर यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होते हैं। ठीक है, बारी देखो, इन सब ग्रुप्स, ये जो एनिमल के जितने भी ग्रुप्स हैं ना, इनके अंदर आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स ये सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर्स हैं। क्यों? देखो, आर्थ्रोपोड्स तो आपके कॉकरोचेस वगैरह आ गए। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं मैमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर्स हैं? क्योंकि इन लोगों के पास क्या होता है, इनके पास स्ट्रेटजीज होती हैं अपने ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन रखने की। ठीक है, इनकी बॉडी ने बहुत सारे अपने अंदर ऐसी चीज़ें मेंटेन की हुई होती है, ऐसी स्ट्रेटजीज रखी हुई होती है, ऐसी कंडीशंस मेंटेन की हुई होती हैं कि इनकी बॉडी का जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, कैसे करते हैं, अब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मैमल्स, यानी कि हम इंसानों वगैरह की भी, और जो कॉकरोचेस हैं उनकी भी। देखो, एक तरफ समझ लो ये मैमल्स यानी कि वर्टिब्रेट्स हैं, बल्कि समझो ये सब वर्टिब्रेट्स हैं, और इस तरफ इनवर्टिब्रेट्स है। अब क्या होगा कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना, वो पानी को कैसे बचाते हैं, उनकी जो लेयर होती है ना स्किन की, उसके नीचे एक किस्म के प्रोटीन के धागे पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी जो एपिडर्मिस होती है ना, सही है, स्किन के नीचे उनके एपिडर्मिस सेल होते हैं। वो एपिडर्मिस सेल जो होते हैं उनको एक किस्म के प्रोटीन के धागों ने घेरा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं क्रिटेनाइज्ड। क्रिटेनाइज्ड क्या कहते हैं? क्रिटेनाइज्ड का मतलब होता है लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स। ये लेयर्स जो होती है वाटर प्रूफ होती है, यानी अपने अंदर से पानी को गुजरने नहीं देती हैं।
ठीक है, तो हमारी स्किन के नीचे ये पाए जाते हैं। लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो कैसे करते हैं? इंसेक्ट्स अपने पास, देखो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपने आप को पानी की एवोपरेशन से, पानी को ज़ाया करने से कैसे बचाते हैं? वो अपने ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर रखते हैं, ठीक है, ऐसी बात थी। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो भी अपने ऊपर एक वाटर प्रूफ कवरिंग जनरेट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, जिसको कहते हैं क्यूटिकल। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा देखो एक बात मैं बताऊं, अगर हमारे अंदर ये एबिलिटी है ना कि हमारे अंदर के किसी भी अगर एनिमल जानदार के अंदर ये एबिलिटी है कि उसके जो रेक्टम है या उसकी जो बॉडी है उसके अंदर वो अपना वेस्ट मटेरियल कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सके। कुछ टाइम के लिए स्टोर करना क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर से भी अगर कोई वाटर वगैरह है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। अगर किसी एनिमल के अंदर ये होता है यानी उसका फिल्ट्रेशन लेवल लो होता है। कौन सा लेवल लो होता है? फिल्ट्रेशन लेवल। हमारी फिल्ट्रेशन जो करता है यूरिन वगैरह की, वो करती है हमारी किडनी। ये हम आगे पढ़ेंगे। मैं क्या बात कह रही हूँ उस गौर से सुनो। फिल्ट्रेशन लेवल का लो होना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को, कोई अगर पानी है, आपने पानी भरकर पीना है तो आप क्या करेंगे? पहले उसको फ़िल्टर करेंगे ना, कि ताकि उसके अंदर से सारा कचरा निकल जाए। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में से भी जब वेस्ट प्रोडक्ट्स जा रहे होते हैं, अमोनिया या यूरिन जो भी पास आउट हो रहा होता है, तो क्या होता है कि सबसे पहले उसको फ़िल्टर किया जाता है, कि ताकि उसके अंदर अगर कोई आयंस जा रहे हों या वाटर जा रहा हो तो उसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाए। तो क्या किया जाता है कि हमारे फिल्ट्रेशन जो लेवल होता है ना, उसको लो कर दिया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने आराम से फ़िल्टर होगा उतने अच्छे से हमारे बॉडी में जो वाटर या आयंस होंगे वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। अगर फिल्ट्रेशन लेवल हाई होगा, तेज़ होगा, तो क्या होगा कि कभी आयंस और वाटर निकल जाया करेंगे बॉडी से, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो क्या होता है? स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। रेप्टाइल्स, बर्ड और इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। देखो उनका अगर आपने कभी बर्ड्स वगैरह का वेस्ट देखा हो तो उनका वेस्ट होता है सेमी सॉलिड। कैसा होता है? सेमी फ्लूइड होता है सॉरी। यानी कि वो फुल फ्लूइड भी नहीं होगा, यानी पूरा लिक्विड भी नहीं होगा, और ना ही पूरा सॉलिड होगा, थोड़ा सा लिक्विड थोड़ा सा सॉलिड, ऐसा होता है उनका। ठीक है, और वो क्या होता है? वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। ये लोग क्या करते हैं? इसको एब्जॉर्ब करते हैं कोलाइका में। कहाँ पे? कोलाइका में एब्जॉर्ब करते हैं। कोलाइका जो होती है ना, वो एक ऐसा पार्ट है इनकी बॉडी में, कोलाइका इनकी बॉडी का एक इस किस्म का पार्ट है जहाँ पर एक्सक्रीशन भी होगी, ठीक है, और रिप्रोडक्शन भी होगी। मतलब वहीं से उनका वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी से। वहीं से अगर देखो बर्ड्स अंडे देंगे तो वो भी वहीं से ही ले करेंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कोलाइका जो है वो कॉमन पैसेज है रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीशन दोनों के लिए। इसी कोलाइका को यूज़ किया जाता है बर्ड्स, रैप्टाइल्स, इंसेक्ट्स में। तो बर्ड्स, रैप्टाइल्स और इंसेक्ट्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? ये बात याद रखना, ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। कल रात को मैं कुछ MCQs भेज भी रही थी। अच्छा, तो ये क्या होता है? ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। सही है। अच्छा जी, इनको क्या किया जाता है? इस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी से रिमूव होने से पहले। और बॉडी से जब वेस्ट को रिमूव किया जाता है तो सेमी फ्लूइड फॉर्म में क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। अच्छा, उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है? देखो हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो क्या होता है कि कैमल्स या कैंगरू नहीं है, ये एक किस्म का चूहा होता है जिसे कैंगरू रेड कहते हैं। और कैमल, इन मैमल्स के पास आपने देखा है कैमल की कोहान होती है इस तरह से। देखिए वो कोहान जो होती है ना, वो बनी हुई होती है बहुत सारे फैट्स से। किससे बनी हुई होती है? फैट्स वगैरह से बनी हुई होती है, चिकनाई से। तो हम लोग चिकनाई को तोड़ के, यानी चिकनाई की कैटाबॉलिज्म कर कर भी ना क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब इन्हें पानी की ज़रूरत होती है ना, तो ये क्या करते हैं, अब ये जो चिकनाई होती है ना, फैट, इसको तोड़ते हैं कैटाबॉलिज्म के ज़रिए। और इसमें एक किस्म का एंजाइम है, वो यूज़ करते हैं। आप लोगों की बुक में तो नहीं है लेकिन मैट्रिक की बुक में है, जिसको परऑक्सीजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? परऑक्सीजोम्स। ये मैट्रिक की बुक में, आप लोगों की बुक में नहीं है। वजह बताने की ये है कि यहाँ पर लिख लेना, ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी फैट्स बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड परऑक्सीजोम। से याद नहीं रखना, ये MCAT के लेवल के लिए आपके काम आ जाएगा, अभी इसका कोई काम नहीं है।
ठीक है, बस वैसे ही बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। अच्छा जी, उसके बाद स्टोरिंग द वेस्ट। मैमल्स क्या करते हैं, मैमल्स यूरिक एसिड नहीं एक्सक्रीट आउट करते हैं, मैमल्स एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिया। हम क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिया, क्योंकि हमारी जो किडनी होती है ना, वो क्या करती है कि हमारी किडनी जो होती है ना, उसके अंदर थोड़े टाइम के लिए यूरिया को रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किडनी क्या करती है, हमारी किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेती है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। अच्छा, अब आ जाइए एक्वेटिक और फ्रेश एनिमल्स की तरफ। देखो, ऑस्मो रेगुलेशन। फ्रेश वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है मीठा पानी जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार थोड़ी कम हो। तो क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि प्रोटोक्टिस्ट होते हैं, जिनको ना आप एनिमल्स कह सकते हो, ना आप प्लांट्स कह सकते हो, ना आप फंजी कह सकते हो। वो एनिमल लाइक होते हैं या फंजाई लाइक होते हैं। तो कुछ प्रोटेक्टिस्ट होते हैं एनिमल लाइक, जिनको कहते हैं हम अमीबा या पैरामीशियम। ये है नहीं एनिमल, लेकिन इनकी कुछ खसूसियात है एनिमल्स वाली, ठीक है। अच्छा जी, अब अमीबा के अंदर एक किस्म का, समझो ये अमीबा है, ठीक है। अब अमीबा के अंदर ये अलग अलग उसकी चीज़ें पड़ी हुई होंगी, ठीक है। और उसके बाद से एक ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर होगा, ऐसे गोल से बैग होंगे, सही है। ये गोल से बैग जो है ना, इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फिर एक इस किस्म की जूते की शेप का होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर इस किस्म के कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ऐसे फ्लावर्स की शेप में अरेंज हुए वो होते हैं, सही है। इसकी पिक्चर नेट से निकाल के देख लेना, कैसी शेप में अरेंज हुए वो होते हैं, फ्लावर्स की शेप में अरेंज हुए वो होते हैं। तो इसको और इस वाले पार्ट को, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यानी ऐसे वैक्यूल जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि अगर आप उसके अंदर पानी डालोगे तो वो फैल जाएंगे, फिर आप उसको जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें से पानी निकल जाएगा। ये बात समझ आ रही है? जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज को पानी में डालोगे, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर जब उसमें से पानी को निकालोगे तो पानी को कैसे निकालोगे, उसको दबाओगे ना, कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना। तो ऐसे ही इनका होता है। तो इनके वैक्यूल्स कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, यानी इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने की सलाहियत होती है। तो फ्रेश वाटर जो होते हैं प्रोटेक्टिस्ट, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, इनके पास कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स, ऐसे थैले सैक मौजूद होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और बहुत सारी मेम्ब्रेन से बाउंड हुए होते हैं, या तो एक मेम्ब्रेन से या एक से ज़्यादा मेम्ब्रेन से वो बाउंड हुए होते हैं, वो थैलियाँ, जिनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, तो क्या होता है, आपको पता है फ्रेश वाटर जो होता है ना, वो कैसा होता है, वो हाइपो होता है। फ्रेश वाटर कैसा होता है, हाइपो होता है। और ये समझो ये है अमीबा, तो ये कैसा होगा, ये हाइपर होगा, सही है। अच्छा जी, अब क्या होना चाहिए कि ये अपने अंदर बहुत सारा वाटर को अमीबा अपने अंदर ले और फिर फट जाए। अच्छा, तो आई वाज टेलिंग कि देखो वो क्या कर रहे हैं कि उनका अमीबा के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपर। देखो एक बात हमेशा याद रखना, फ्रेश वाटर होता है मीठा पानी। मीठे पानी का मतलब होता है कि उसके अंदर सॉल्ट कम हो, तो वो कैसा होगा, वो हाइपो होगा। तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वो तकरीबन कैसे हुआ करेंगे, हाइपर हुआ करेंगे। तो अमीबा और पैरामीशियम कैसे होता है, हाइपरटोनिक होती है इनकी बॉडी, यानी इनके अंदर सॉल्ट ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है। तो अब क्या होना चाहिए कि वाटर को अंदर आना चाहिए अमीबा के, तो इससे क्या होगा, अमीबा तो फट जाएगा, क्योंकि अमीबा एनिमल लाइक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये नहीं फटता। क्यों नहीं फटता, क्योंकि इनके पास है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये इन वैक्यूल्स के अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये अमीबा बना हुआ है, सही है, ये है अमीबा की मेम्ब्रेन, सही है। अच्छा जी, आपको पता है इसका एनवायरनमेंट हाइपर है और बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपो। और ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं, जहाँ पर क्या होता है, फ्रेश वाटर में सॉल्ट कम होता है, वाटर ज़्यादा होता है, जबकि हाइपर में सॉल्ट ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है। अब क्या होगा, बाहर से पानी अंदर आ रहा है अंदर, ठीक है। अब क्या होना चाहिए कि इसको फट जाना चाहिए, लेकिन ये फटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नज़र आ रहा है, इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हुआ, फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर आएगा मूव करके, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी मेम्ब्रेन के पास आकर ऐसा हो जाएगा, और बाहर जब इसके मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा ना, ऐसे उससे चिपक जाएगा, यानी इसकी मेम्ब्रेन है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसकी मेम्ब्रेन से आकर ऐसे चिपक गया इसकी बाहर वाली। अब क्या होगा, इसके अंदर का वाटर ये ऐसे बाहर निकाल देगा इसकी बॉडी से, तो ये फिर कैसा हो जाएगा, ये फिर देखो उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल खाली हो जाएगा। समझ आई आपको ये वाली बात कि किस तरह से इसके अंदर से वाटर को निकाल लेंगे। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, अब बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। कुछ ऐसे होते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स, ठीक है,
जिनके अंदर का टेम्परेचर होता है हाइपरटोनिक बॉडी। देखो अभी हम पढ़ के आए प्रोटोक्टेस्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वही फिशेस। देखो फ्रेश वाटर में फिशेस भी तो पाई जाएंगी, सही है। तो वो फ्रेश वाटर फिशेस जो है उनके अंदर का फ्लूइड कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है उनके सराउंडिंग से, क्योंकि उनकी सराउंडिंग हाइपरटोनिक होती है। तो इनको भी फट जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं फटती। क्यों नहीं फटती है? कि ये अपने अंदर से जो एक्सेस वाटर होता है ना उसको कैसे निकालती है, डाइल्यूट यूरिन के ज़रिए। डाइल्यूट क्या होता है, मैंने बताया था आपको, डाइल्यूट कहते हैं पतला, यानी कि पतला यूरिन पास आउट करती हैं। तो क्या होता है जब इनका एक्सक्रीशन का प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो क्या जब ज़ाहिर है देखो ये पतला पानी अपनी बॉडी से निकाल रही है ना, इसका मतलब क्या है कि इनकी जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन नहीं करी। जब वो फिल्ट्रेशन नहीं करी तो क्या होगा कि वाटर के साथ तो आयंस भी निकल जाएंगे, सॉल्ट भी निकल जाएंगे बॉडी से। तो भाई फिश को मसला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगी, बहुत सारे मसले हो जाएंगे उसे। तो फिर क्या होता है कि वो अपने अंदर से जो इसके अंदर से आयंस वगैरह निकल गए। देखो ये फ़िश है, सही है। इस फिश ने, ये कैसी फिश है, ये हाइपरटोनिक है, जो किस में पाई जा रही है, मैं बता रही थी, जो किस में पाई जा रही है, जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पाई जा रही है, यानी फ्रेश वाटर में पाई जा रही है। उसके अंदर का एनवायरनमेंट है हाइपरटोनिक। ये इसकी किडनी है, ठीक है। और किडनी से जो ये जा रहा है ना, ये वो जगह जा रही है जहाँ से यूरिन पास आउट हो जाएगा बाहर। अच्छा, तो होता क्या है, अपने अंदर बहुत सारा वाटर ले लेंगे। वाटर लेने के बाद इनके अंदर क्या होगा, वाटर ज़्यादा आएगा, तो ये क्या करेंगे, इनकी किडनी जो है ना वो वाटर को बाहर निकालेगी। जब वो बाहर निकालेगी ना तो सॉल्ट भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, जैसे इनकी बॉडी से सॉल्ट बाहर आएगा ना, तो इसके यहाँ पर मौजूद है कुछ गिल्स। ये क्या करेगी, अपने गिल्स के ज़रिए, इनके गिल्स के अंदर एक किस्म के सेल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो ये एक सेल है और ये बाहर है, सोडियम आयन आ गया। अब क्या करेगी, यूरिन के साथ आएगा सोडियम आयन ना। अब ये क्या करेगी, ये एटीपी को यूज़ करते हुए इसके गिल्स के अंदर जो सेल है ना, एटीपी एनर्जी होती है, उसको यूज़ करते हुए इसके गिल्स के सेल क्या करेंगे, Na को अंदर ले लेंगे, यानी कि आयंस को इनके गिल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बात समझ आई? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कहाँ पर थे, हाँ देखो इनकी बॉडी कैसी होती है, ये हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो हाइपोटोनिक में पाया जाता है। फिर उसके बाद वो अपने अंदर से जो पानी होता है उसको डाइल्यूट यूरिन के ज़रिए निकालती है, जिसकी वजह से कुछ आयंस भी निकल जाते हैं। और इस आयंस की प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए ये क्या करते हैं, इस आयन को एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं। एक्टिवली का मतलब होता है एटीपी को यूज़ करते हुए, एनर्जी को यूज़ करते हुए एब्जॉर्ब करते हैं, किसके ज़रिए, गिल्स के ज़रिए। बात समझ आई? अब यहाँ पर देखो ये फ्रेश वाटर फिश है, जिसका अक्सर ना हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन इन ट्रॉट। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रॉट क्या है। तो देखो ट्रॉट वो वाली मछली है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। बात याद रखना, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछली का नाम होता है ट्रॉट। जैसे अभी आपको मैं मैरीन वाटर पढ़ाऊँगी ना जब, तो उसके अंदर जो मछली पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है मैकरल। तो ये वाली क्या है, ये है ट्रॉट। अब देखो ट्रॉट के अंदर यहाँ पे नज़र आ रहा है सॉल्ट को किससे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, गिल्स से। और ये देखो इनके अंदर वाटर आया, वाटर आने के बाद ये देखो ये जो इसकी किडनी है ना, किडनी के बाद ये देखो कैसे एक्सेस वाटर निकल रहा है। और एक्सेस वाटर कैसे निकल रहा है, नाइट्रोजीनस वेस्ट जो है वो अमोनिया की फॉर्म में निकल रहा है। देखो हमने अभी पढ़ा था कि रैप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, रैप्टाइल और बर्ड्स के अंदर से कैसा निकलता है, इनके अंदर से निकलता है, यहाँ पर आ जाओ देखो दिखाती हूँ, कहाँ गया, हाँ ये देखो हमने पढ़ा था रैप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स। ये क्या चीज़ एक्सक्रीट करते हैं कि ये नाइट्रोजीनस वेस्ट के तौर पर यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। यानी कि रैप्टाइल बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड को नाइट्रोजीनस वेस्ट के तौर पर ज़ाया करते हैं। और हम नाइट्रोजीनस वेस्ट के तौर पर क्या वेस्ट करते हैं, यूरिया। यानी कि हम यूरिया करेंगे, रैप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट यूरिक एसिड करेंगे। और जो ये वाली फ्रेश वाटर फिशेस हैं इनका नाइट्रोजीनस वेस्ट अमोनिया ही होगा। देखो मैंने कल बताया था कि अमोनिया क्यों होगा, मैंने एक MCQ एक बात लिख के भेजी थी, उसको पढ़ना। अगर वो बात नहीं समझ आए तो मुझसे पूछना, फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। अच्छा देखो इनकी किडनी जो होती है ना, इसके अंदर जो ग्लोमेरुलाई होते हैं ना, ये लार्ज होते हैं और न्यूमरस होते हैं। ये भी आगे पढ़ोगी कि ग्लोमेरुलाई क्या होते हैं, क्योंकि आगे पूरा एक टॉपिक है। तो वो इनका फिल्ट्रेशन जो होता है ना रेट, वो होता है ज़्यादा, यानी कि वही बात हो गई, आयंस निकल जाते हैं, तो आयंस को ये लोग एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और इनके नाइट्रोजीनस वेस्ट याद रखना अमोनिया होता है।
अच्छा जी, ये क्या फ्रेश वाटर बोनी फिश है। ट्रॉट जो है वो कार्टिलेजिनस फिश नहीं है, बोनी फिश है, जो किससे बनती है, ऑस्टियोसाइट से बनती है। याद है, हमने पढ़ा हुआ है जब भी मैंने बोन्स को पहले पढ़ाया था। अच्छा जी, फिर से एक और मसला हो गया, मैंने मेरीन वाटर की स्लाइड खा ली जो काम मैं करती हूँ। अब एक काम करो, अपनी बुक को खोलो, सही है, उसके अंदर ही मैं देखती हूँ, बल्कि मैं देखती हूँ उसके अंदर है कहीं पे मैंने मेरीन वाटर की नहीं है। अच्छा, ऐसे ही सुन लो, देखो बुक में मौजूद होगी, पेज नंबर 8 पे देखना, उसमें रेगुलेशन इन एक्वेटिक मेरीन एनिमल्स। मेरीन कैसा वाटर होता है, मेरीन होता है हाइपरटोनिक, यानी जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो। तो उसके अंदर जो फिशेस पाई जाती है ना, उनका इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा। तो क्या होगा कि जब उन्हें अपने अंदर वाटर को क्या करती है ये लोग, क्योंकि देखो अगर मेरीन वाटर फिशेस जो हैं वो कैसी है, अंदर से कैसी है, हाइपो, सही है, और बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपर। तो क्या होना चाहिए, फिशेस के अंदर का पानी तो बाहर आ जाना चाहिए समंदर में, और इनको तो डिहाइड्रेट होकर मर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि ये क्या करती हैं, ये कंटिन्यूसली वाटर को पीती रहती हैं। ये वाटर को कंटिन्यूसली पीती है ना, तो क्या होता है, समझो बाहर हाइपर था, तो अब इन्होंने क्या किया, बहुत सारा पानी अपने अंदर पी लिया। तो क्या होगा, इनके अंदर भी सॉल्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा और इनकी बॉडी कैसी हो जाएगी, हाइपर हो जाएगी, और बाहर की बॉडी इनकी बॉडी के लिहाज से हाइपो हो जाएगी। वैसे तो बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक ही है, लेकिन जब मैंने उस मछली के अंदर बहुत सारा नमक भर दिया ना, तो अब क्या होगा, उसके बाहर के एनवायरनमेंट के मुताबिक, बाहर के एनवायरनमेंट के मुकाबले में वो कैसी हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो ये क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, वाटर को ड्रिंक करते रहते हैं, पीते रहते हैं, सही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, सॉल्ट आ गया ना, अब क्या होगा, वाटर तो चलो ठीक है, वाटर आ जाएगा, वाटर को तो ये एक्सक्रीट आउट करेंगे। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रही थी कि अब क्या हुआ, इनके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा आ गया, सही। अब जब सॉल्ट बहुत ज़्यादा आ गया तो इनको सॉल्ट को तो अपनी बॉडी में से निकालना है। तो वहाँ पर आपने पढ़ा था, ये वाली फ़िश जो थी ये क्या कर रही थी, ये गिल्स के ज़रिए सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर रही थी, ऐसे ही हो रहा था। और ये वाली फ़िश क्या करेगी, गिल्स के ज़रिए सॉल्ट को निकाल देगी। ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब निकाल दिया। अच्छा, फिर क्या होता है, इनका जो फिल्ट्रेशन रेट होता है ना इनकी किडनी का, वो बहुत स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, ताकि अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करें। अगर ये अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनके अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो क्या करेगा, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी, इनका पानी निकल जाएगा। अब इन्हें पानी को एब्जॉर्ब करना है ना, तो इनकी किडनी जो होती है ना, इनका क्या होता है, फिल्ट्रेशन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये कैसा यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, ये यूरिया वाटर, यूरिया को ही एक्सक्रीट आउट करती हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि हम ह्यूमंस होते हैं, हम लोग क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, हम भी यूरिया ही एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो याद रखना है कि ये वाली फ़िश कौन सा, क्या नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पर एक्सक्रीट करती है, यूरिया वाटर। ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड को भी छोड़ दो, बस इतना याद रखना है कि यूरिया वाटर को करती हैं। अच्छा, ये जो यूरिया वाटर होता है ना, ये आइसोटोनिक क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा होता हैगा, कंसनट्रेटेड होता हैगा। तो वो इतना कंसनट्रेटेड होता है कि वो हाइपरटोनिक होता है यूरिया, ठीक है। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। तो जब वो यूरिन ही हाइपरटोनिक है और पानी भी हाइपरटोनिक है, तो आइसोटोनिक हो गया ना यूरिन एनवायरनमेंट के हिसाब से। बस आप इस बात को नहीं याद रखना है, मैंने सिर्फ बता दिया आपको। याद रखने की बात ये है कि ये कैसा वाटर, ये कैसा एक्सक्रीट आउट करती हैं यूरिन, ये यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करती हैं, और कॉन्सनट्रेटेड होता है, यानी गाढ़ा होता है, सही है। सेमी फ्लूइड नहीं होता, याद रखना। अगर मैं कभी पूछूं कि सेमी फ्लूइड फॉर्म कौन सी है नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो आपको पता होना चाहिए वो होती है यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स में। और मैं पूछूं कि नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो यूरिया होता है, ठीक है। और मैं पूछूं कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है, पतला होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, वो है अमोनिया, जो अभी हम पीछे ट्रॉट फिश के अंदर पढ़कर आए हैं। तो याद रखना कि इस वाली फ़िश का नाम क्या है, मैकरल। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये मैरीन वाटर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और इनकी किडनी कैसी है, इनकी किडनी कैसी है, स्मॉल है, छोटी है, किडनी के ग्लोमेरुलस छोटे हैं और थोड़े से,
जबकि इसकी किडनी कैसे थे, लार्ज से ग्लोमेरुलर और न्यूमरस थे। हम अब आगे पढ़ेंगे कि बड़े छोटे होने से, ज़्यादा कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए आगे। मेरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना, जैसे कि सबसे पहले आ जाओ मेरीन बोनी फिशेस की तरफ। हमने पढ़ा कि अभी जो हम पीछे पढ़ के आएंगे ये कौन सी फिश थी, बोनी फिश थी, हड्डियों वाली। अच्छा, अब कुछ फिशेस ऐसी होती है जो कि शार्क्स और रेज होती हैं, सही है। शार्क्स और रेज जो होती है ना, इनके अंदर का जो बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो होता ही हाइपरटोनिक है। अब देखो मेरीन वाटर भी हाइपरटोनिक है और उनके अंदर का वाटर भी कैसा है, हाइपरटोनिक है। किसके लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से। तो क्या क्यों होता है, देखो अब बात सवाल आती है कि इनके अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर यूरिया को बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखती हैं। इनके अंदर यूरिया बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनको वाटर लॉस का प्रॉब्लम नहीं होता है। और इनके अंदर भी क्या होता है, इनके ना रेक्टम के अंदर, ये बात याद रखना, अब तक हम लोग पढ़ते आएंगे कि जो ट्रॉट फिश थी फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली, वो गिल्स के ज़रिए वाटर को आइंस को एब्जॉर्ब करती थी। और जो दूसरी फ़िश हमने मैकरेल पढ़ी जो मेरीन वाटर में पाई जाती थी नमक वाले पानी में, तो वो नमक वाले पानी में नमक को कैसे निकालती थी, गिल्स के ज़रिए। लेकिन ये कैसे निकालते हैं, इनके ग्लैंड्स के अंदर एक किस्म इनके ग्लैंड्स इनके जो रेक्टम होते हैं ना, उसके अंदर कुछ किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, स्पेशल ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं, जो ज़्यादा सॉल्ट को बॉडी में से निकाल देते हैं। अच्छा, कुछ फिशेज़ होती हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन सी फिशेज़ होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी ना हो, और हैग फिश, ठीक है। हैग फिश का नाम याद रखना, ठीक है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर वही, इनकी बॉडी का एनवायरनमेंट वही होता है जो बाहर का होता है। अगर बाहर का एनवायरनमेंट हाइपर है ना, तो इनकी बॉडी का एनवायरनमेंट भी हाइपर होगा। यानी कि हाइपर और हाइपर दोनों ही हाइपर है ना, तो कैसा कहेंगे, हमेशा आइसोटोनिक कहेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे एनवायरनमेंट है। तो इनको ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म की नीड नहीं होती है। तो हम ऐसे वाले जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स या हैग फिशेस होती हैं, हम इनको क्या कहते हैं, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। हैग फिश जो है ना, हम उसको फिशेस में लाते हैं नहीं, इसको फिश कहते हैं लेकिन ये फिश होती ही नहीं है। ये कैसी होती है, एक पैरासाइट होता है हैग फिश ना, एक कीड़ा होता है जिसके मुंह में ना जॉज नहीं होते, जॉज लेस होते हैं, ठीक है। और ना इस किस्म का होता है, ये दिखाऊंगे अभी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ना वर्टिब्रेट्स की बॉडी से अटैच होकर उनका खून चूसता है। ये रहा, ये देखो, ये हैग फिश है, नज़ारा है। और ये देखो हैग फिश के अंदर, देख रही हो, उनके अंदर टीथ मौजूद नहीं होते, जॉलेस होते हैं। ये देखो कैसी है हैग फिश, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ अब ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, जो कल आपको थोड़ा सा इसमें मसला हो रहा था। देखो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना, उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ये बात मैंने आई थिंक कल आपको एक पेज की पिक्चर भेजी थी, उसके ऊपर ये सारी बातें लिखी हुई होंगी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। अच्छा जी, तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, ये किस में पाए जाते हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, किस पर डिपेंड होती है, वाटर की जितना वाटर इन्हें अवेलेबल होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने इनको 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, एक हाइड्रोफाइट्स, एक हेलोफाइट्स, एक मीजोफाइट्स, एक जीरोफाइट्स। हेड्रोफाइट्स क्या होते हैं, देखो हेड्रोफाइट्स में जैसे एग्जाम्पल दी हुई है कि वाटर लिली की, ठीक है। वाटर लिली जो होता है वो कैसा होता है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और क्या कहते हैं, हमें कभी ऐसे पौधे मिलते हैं जो पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए होते हैं, और कभी कुछ पार्शली सबमर्ज होते हैं, यानी कि आधे बाहर होते हैं आधे अंदर होते हैं। हम इनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि पानी के ऊपर ही पाए जाते हैं। इनको पानी लेने में कोई मसला ही नहीं होता है, ज़ाहिर पानी में होंगे तो इनके पास रूट्स होती है ना, वो इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई होती है। मैंने 9th क्लास की बुक से बताया था, क्योंकि उसके अंदर पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे थे। अच्छा, उसके अलावा उनके स्टेम्स और लीव्स जो होते हैं वो उनके पास क्यूटिकल नहीं होता है, सही है। और इनके स्टोमेटा जो होते हैं ना, देखो इन्हें क्यूटिकल की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनको वाटर को ट्रांसपायर करना पड़ता है। क्यों ट्रांसपायर करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतना सारा पानी है, वो इतने सारे पानी का क्या करेंगे, तो वो पानी को ट्रांसपायर ही करेंगे। अच्छा जी, वो पानी को ट्रांसपायर ही करेंगे। उसके बाद देखो कहाँ पर थी मैं, हाँ, तो इनके पास क्यूटिकल नहीं होता। क्यूटिकल पता है ना, वैक्सी लेयर होती है। अच्छा जी, और स्टोमेटा जो होते हैं ना, वो इनके कहाँ पर होते हैं, अपर सरफेसिस पे होते हैं लीफ के। अमूमन क्या होता है, लीफ है, ठीक है। आप इस लीफ को यहाँ से काटोगी ना, तो इसका ऐसे नजर आएगा कि यूँ करके सेल्स है और नीचे भी सेल्स है,
तो नीचे इनके सेल्स में इस तरह से गार्ड सेल्स, यानी ये होता है स्ट्रोमेटा। ये इनके देखो, ये लीफ का अपर सरफेस है, कौन से अपर, और ये लीफ का लोअर सरफेस है, कौन सा वाला, ये वाला सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं, ये जो छोटे छोटे सुराख होते हैं स्ट्रोमेटा इसके जो अपर सरफेस होती है ना, कहाँ पर थी मैं, देखो, हाँ मैं बताई थी कि ये मैं बताई थी कि अमूमन क्या होता है, प्लांट्स के लोअर सरफेस के ऊपर स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं, इस वाली सरफेस के ऊपर। लेकिन इनका हिसाब दूसरा है, इनके अपर सरफेस के ऊपर, यानी कि ये जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, इसके अंदर इनके स्ट्रोमेटा ऐसे पाए जाते हैं, और लोअर सरफेस के ऊपर इनका वही एपिडर्मिस वगैरह मौजूद होती है। ये बात मैं आपको बताई जा रही थी कि इनके जो ऊपर वाला सरफेस होता है उसको उसके जो अपर सरफेस होता है वहाँ पे स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। अपर सरफेस पे क्यों पाए जाते हैं स्ट्रोमेटा? इसलिए पाए जाते हैं ताकि पानी जो है ना वो एवोपरेट हो जाए। ऐसा देखो, अमूमन प्लांट्स के लीफ के नीचे इसलिए पाया जाता है कि ताकि वो पानी जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो जब वो ट्रांसपायर करें तो वो क्या हो, दोबारा से ज़मीन पे गिरे और वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब इन्हें तो पानी की ज़रूरत ही नहीं, तो ये चाहेंगे ना कि वो पानी आबे बुखारात वेपर्स बनकर कहाँ पर चले जाए, आसमान में चला जाए, ठीक है, स्काई पे चला जाए। तो इनका इस तरह का होता है। मैं क्या दिखा रही थी, हाँ ये देखो, ये लिखा हुआ है फ्लोटिंग लीव्स होता है। ऐसे लीव्स होते हैं कि अगर ये टूट जाए ना तो पानी के ऊपर बहते रहता है। और इनकी लॉन्ग स्टॉक्स होती है, यानी इनकी डंडियाँ लंबी लंबी होती हैं, और इनके जो लैमिना होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर ब्लेड्स की तरह के होते हैं। तो आप देख रहे हैं इनके अपर सरफेस किस तरह का है। तो इनके अपर सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, इनके अपर सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं स्ट्रोमेटा। फिर अगर आप इनके लीव्स को जब काटोगी ना, सही है, तो आप देखोगी इनके स्टेम पर और इनकी जो पत्तियां होती हैं ना, इस वाले वाटर लिली के प्लांट्स, इनके अंदर लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं। ये लार्ज एयर स्पेसेस क्यों होते हैं? देखो, पानी के अंदर, पानी तो ये लोग इतना ज़्यादा ट्रांसपायर करते हैं, अपने अंदर से निकाल देते हैं। अब जब पानी निकालेंगे तो पानी के साथ तो ऑक्सीजन भी चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी चली जाएगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को इन लार्ज एयर स्पेसेस के अंदर, ये एयर स्पेसेस है ना, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ये लोग स्टोर करके रखते हैं। बात समझ आई? अब आ जाइए हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स होते हैं वो ऐसे इलाके में पाए जाते हैं जो सॉल्ट मार्शेस होते हैं, यानी नमक वाले दलदली इलाके जो समंदर के किनारे होते हैं ना, बेसिकली वहाँ। क्योंकि हेलो का मतलब ही सॉल्ट होता है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हेलोजेंस, यानी कि सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। जिन का मतलब होता है प्रोड्यूस, और हेलो मतलब होता है सॉल्ट। पढ़ते हैं हेलोजेंस, याद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। अच्छा जी, हेलोफाइट्स की एग्जाम्पल है ग्लासवर्ट, कॉर्डवर्ट, ठीक है, कॉर्डग्रास और ग्लासवर्ट। ये दोनों किसकी एग्जाम्पल है? हेलोफाइट्स की एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, सही है, और इनके अंदर क्या होता है, सॉल्ट की, देखो ये हेलोफाइट्स है ना, तो क्या होगा आपको पता है कि इनके अंदर, समझो इनकी रूट है, एक ही रूट बनाई है मैंने जो कैसी है, हाइपो है, सही है, और इनके बाहर का एनवायरनमेंट हाइपर होगा, जाहिर है, सॉल्ट मॉइस्चर में पाए जा रहे हैं। तो इनके अंदर से भी यही होना चाहिए कि हाइपो, वाटर बाहर चला जाए, इनके अंदर तो पानी आएगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा वाटर कहाँ से कहाँ जाता है, हाइपो से हाइपर जाता है, तो इनके अंदर तो वाटर आएगा नहीं, तो ये तो डिहाइड्रेट होकर मर जाएंगे। अब क्या होना चाहिए, अब क्या होता है, इनके ऊपर एक स्पेशल किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सेल्स क्या करते हैं, ये सॉल्ट को अपने अंदर भर लेते हैं, बहुत सारा सॉल्ट अपने अंदर भर कर इनकी रूट कैसी हो जाती है, हाइपर हो जाती है, और बाहर का एनवायरनमेंट हो जाता है हाइपो। तो ये अपने अंदर बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब इनके अंदर बहुत सारा वाटर आ जाता है ना, तो ये क्या करते हैं, उसको तो अपने काम में ले आते हैं। अब मसला आ रहा है बहुत सारे नमक का। ये इतना सारा नमक जो है, अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे तो इतना सारा नमक कहाँ जाएगा? तो इनके पास कुछ स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस वाटर को, इस सॉल्ट को अपने अंदर से निकाल देते हैं। देखो, they have to absorb water from such soil which has higher salt concentration। ऐसी जगह से इन्हें वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है जिसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो इसकी का मतलब ये होगा कि उसके अंदर वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो हेलोफाइट्स कैसे इस प्रॉब्लम को कोप करते हैं, यानी इस प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करते हैं, कि वो क्या करते हैं, वो सॉल्ट्स को अपनी रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। As a consequence, the cell of the roots develop low water potential which brings, इससे क्या होता है कि रूट्स के अंदर वाटर पोटेंशियल हो जाता है कम और सॉल्ट का पोटेंशियल हो जाता है ज़्यादा।
तो वो क्या करता है, ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर से पानी को अंदर ले आता है, यानी बाहर वाला जो हाइपर एनवायरनमेंट था उससे पानी को अंदर ले आता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो एक्सेस सॉल्ट होता है उसको ये स्टोर करते हैं ये सेल्स में, सही, और उसको सॉल्ट ग्लैंड्स के ज़रिए एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, जो इनके लीव्स में पाया जाता है। अब उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब ये अपने लीव्स के ऊपर से सॉल्ट ग्लैंड्स को रिमूव कर रहे होते, सॉल्ट ग्लैंड्स के ऊपर से जो लीव्स के ऊपर सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं उसके ऊपर से नमक को रिमूव कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो नमक जब तक इनके पत्तों पे पड़ा रहता है ना, तो नमक का काम क्या होता है, वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो वो जो लीव के ऊपर नमक पड़ा हुआ है ना, ये ठीक है, ये लीव के ऊपर समझ लो नमक पड़ा हुआ है। लीफ बना देती हूँ मैं कुछ ढंग का, पतला सा लीफ है, इसके ऊपर समझो बहुत सारे नमक पड़े हुए, नमक के पार्टिकल्स है। अब ये नमक के पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो आपकी हवा है इस हवा में से H2O वाटर को अट्रैक्ट कर एब्जॉर्ब करवा देंगे, सही है। द सॉल्ट आर सिक्रेटेड बाय सम स्पीशीज हेल्प देम टू ट्रैप वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर। तो ये क्या करते हैं, वाटर वेपर्स को एयर में से ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्ट की क्या वो होती है, सॉल्ट वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है, विच इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन लिक्विड फॉर्म बाय लीव सेल्स। जो लीव सेल्स होते हैं वो उसको लिक्विड फॉर्म में ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एक और तरीका होता है हवा में से एडिशनल वाटर को लेने का। यहाँ तक कोई मसला हो तो पूछ रहा है। ये देखो, ये ग्लास वॉट है, और ये ग्लास वॉट को देखो सक्लेंट प्लांट कह रहे हैं। सक्लेंट जो होता है ना, क्या होता है कि देखो ये है लीफ, मैंने आपसे कहा आपने लीफ को काटा, आपने देखा लीफ के ऊपर मौजूद है गार्ड सेल, वो जो स्ट्रोमेटा होता है ना वो। अच्छा, ये स्ट्रोमेटा का जो नीचे वाला सरफेस होता है ना, जिसके अंदर वाटर होता है, इनका ये बहुत गहरा होता है, यानी इसके अंदर से वाटर का बाहर जाना बहुत मसला होता है। तो ऐसा जो होता है ना, इसको हम कहते हैं सक्लेंट, ठीक है। अमूमन क्या होता है, ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, और इसके नीचे इतना सा वो है स्ट्रोमेटा है, तो ये आराम से चले जाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रोमेटा बहुत ज़्यादा गहरा हुआ तो पानी को बाहर जाने में मसला होगा, तो उसको हम कहते हैं सक्लेंट प्लांट। तो इनके जो वो जो थैलियाँ होती, जो इनके जो स्ट्रोमेटा होते हैं इस किस्म के, तो उसके अंदर पानी स्टोर रहता है, जो बाहर वो जा ही नहीं पाता है वाटर, तो इस तरह से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर देंगे। तो अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि ग्लास वॉट जो है वो कौन सा है, तो वो सक्लेंट प्लांट है। बेसिकली हम सक्लेंट प्लांट कहते हैं ज़ीरोफाइट्स को, लेकिन ये जो क्या कहते हैं हेलोफाइट्स है ना, इसमें भी एक ऐसी टाइप है ग्लास वॉट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सक्लेंट प्लांट कहते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ कॉड ग्रास। कॉड ग्रास जो होते हैं ये भी वही है जो सॉल्ट मार्शेस में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मीज़ोफाइट्स की। मीज़ोफाइट्स ऐसे होते हैं जो मॉडरेट उसमें पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी मिलता है, वेल वाटर्ड सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये पानी को अपने अंदर आराम से ले सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो ये उसको ट्रांसपायरेशन के ज़रिए निकाल सकते हैं। अब ऐसे प्लांट्स जो वहाँ पर पाए जाए जहाँ पर कुछ मीज़ोफाइट्स ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर हाई रेनफॉल होता है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा, तो ये हाई रेनफॉल एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो हाई रेनफॉल एरियाज़ जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ सोचो पानी कितना ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे एयर में भी वाटर ज़्यादा होगा, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ये लोग कैसे अपने अंदर से मीज़ोफाइट्स उस ज़्यादा पानी को निकालेंगे। देखो, अगर ये ट्रांसपायरेशन के ज़रिए निकालेंगे ना तो बहुत मसला हो जाएगा। वजह ये कि ट्रांसपायरेशन जो होता है वो बहुत आराम से होती हैगी। तो ऐसे प्लांट्स अपने अंदर से सरप्लस वाटर यानी कि एक्स्ट्रा वाटर कैसे निकालते हैं, कुछ स्पेशल किस्म के सुराख होते हैं। जैसे ट्रांसपायरेशन किसके ज़रिए होती है, ट्रांसपायरेशन होती है स्ट्रोमेटा के ज़रिए। तो ये लोग कैसे पानी को निकालते हैं, ये एक स्पेशल किस्म के पोर्स के ज़रिए निकालते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइडाथोर्स। हाइडाथोर्स जो होते हैं ना, ये जो होते हैं ना, ये पानी के फॉर्म में। देखो, ट्रांसपायरेशन में क्या निकलते हैं, वेपर्स निकलते हैं, और किसके ज़रिए निकलते हैं, स्ट्रोमेटा के ज़रिए निकलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लिक्विड की फॉर्म में निकलेंगे, सही है, कतरे कतरे निकलेंगे पानी के ऊपर, कायदा आपको लीव्स के ऊपर कतरे नज़र आएंगे, ऐसे इसमें से निकलते हैं। और जिन पोर्स के ज़रिए निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम हाइडाथोर्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम कहते हैं गटेशन। क्या कहते हैं, गटेशन। अब ये बात समझ आई, अभी बात याद आएगी। अच्छा जी, और इनके पास क्यूटिकल भी मौजूद होता है, ताकि इनके अंदर से कभी अगर ऐसे एरिया में पाए जाएं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा ना होता हो, तो इनके पास क्यूटिकल मौजूद होता है, ताकि इनके अंदर से ज़्यादा पानी की ट्रांसपायरेशन ना हो सके।
ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं ना, ये ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, जो ड्राई प्लेसेस में, डेजर्ट्स में या स्टीप हिल्स में पाए जाते हैं। देखो अगर ऐसी ज़मीन है ना, तो आप खुद सोचो कि पानी ज़मीन के ऊपर ठहरा रहेगा। अगर ज़मीन ऐसी हो, स्टीप हिल हो, यानी कि पहाड़ हो, तो पहाड़ पे पानी आया, पानी अब यहाँ पे अंदर नहीं जाएगा। अगर अंदर आ भी गया ना, तो पानी बहता बहता नीचे चला जाएगा। क्या होगा, पानी नीचे आ जाएगा, यानी पानी तो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर तो पानी है ही नहीं। तो यहाँ के पौधों को पानी कैसे मिलता है? तो वो जो यहाँ के पौधों को पानी मिलता है ना, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो यहाँ पौधे पाए जाते हैं ना, उनको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। अच्छा जी, तो ये कैसे पानी को लेते हैंगे, ये क्या करते हैंगे कि इनकी तो आपको बताएगा, सॉइल में भी और एयर में भी पानी बहुत कम होता है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ अपने अंदर एडाप्टेशंस लेकर आए कि अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। कैसी कंडीशन में? ड्रॉट कंडीशन। ड्रॉट कहते हैं सूखना, सूखे हुई कंडीशंस में, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले बनाना शुरू करे स्पोर्स कह रही हूँ मैं, स्पोर्स बनाना शुरू करें। मतलब ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस, इनके प्लांट्स ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। देखो स्पोर्स क्या होते हैं, एक तो होता है कि बहुत बड़ा सा बीज होता है, एक होता है स्पोर, जिसके अंदर क्या होता है, उसका प्रोटोप्लाज्म सिकुड़कर छोटा सा हो जाता है, यानी उसके प्रोटोप्लाज्म में सारे आयंस आ जाते हैं। और आने के बाद वो अपने ऊपर मल्टीपल कोटिंग चढ़ा लेता है, हार्ड सी कवरिंग चढ़ा लेता है, इससे ये बहुत हार्ड कवरिंग चढ़ा लेता है, जिसकी वजह से अगर वो स्पोर कभी ज़मीन पे गिर जाए और तेज़ धूप में पड़ा भी होगा ना, तो उस स्पोर का पानी बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड कवरिंग मौजूद होती है। ऐसा अक्सर आप कभी कीनू के बीज होते हैं, ऑरेंजेस के बीज होते हैं, तो आप उसके बीज को देखो, उसके ऊपर कितनी हार्ड कवरिंग मौजूद होती है। देखा है उसको, उसके अंदर का कितना सॉफ्ट होता है, जबकि बाहर कितनी हार्ड कवरिंग होती है। इसके अलावा आप दूसरे पौधे देखो तो उनके अंदर की कवरिंग तो बहुत सॉफ्ट होगी, और उनके अंदर का बीज जो प्रोटोप्लाज्म है वो तो बहुत सॉफ्ट होगा, लेकिन उनकी जो सेल वॉल होती है वो इतनी हार्ड हो चुकी होती है। और क्यों होती है, ये सब हम पहले चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट में पढ़ के आ चुके हैं, जो हमने पढ़ा था टेक्याइड्स, वेजल्स वगैरह पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से स्टोन सेल्स बनाए जाते हैं। याद है वाली बात? नहीं याद तो इसको रिवाइज कर लेना, इसी तरह से चीज़ें लिंक होकर पढ़ी जाती हैं। अच्छा, तो ये इस किस्म के स्पोर्स बनाए जाते हैं, और ये स्पोर्स क्या करते हैं, अपने प्रोटोप्लाज्म को क्या कर लेते हैं, क्वाइट कंसंट्रेटेड कर लेते हैं, यानी कि अपने प्रोटोप्लाज्म को सुखाड़ कर इसके अंदर ही सारी की सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं, अपने आयंस वगैरह। तो ये कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है, और इसके ऊपर हार्ड किस्म के कोर्स आ जाते हैं, जो इसको तमाम किस्म की एक्सटर्नल कंडीशन से बचा के रखते हैं। पहली अडेप्टेशन ये क्या करते हैं, देखो एक तो हमने पढ़ा है स्पोर्स बनाते, दूसरा ये पानी को बचाने के लिए और ट्रांसपायरेशन करने के लिए या वाटर को बचाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहली बात कि ये पानी को लेने के लिए दो किस्म के पौधे होते हैं, एक होते हैं डीप वर्टिकल रूट्स वाले, एक सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स वाले। डीप वर्टिकल कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कहते हैं एक्स एक्सिस को। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी रूट्स होती है ना, डीप रूट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इनकी जो डीप रूट्स होती हैं वो होती है वर्टिकल, मतलब अमूमन आप देखते हैं कि प्लांट्स के ना रूट्स ऐसे चली जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल चली जाती है, एक्स एक्सिस में देखते हैं, इसी तरह से पौधे की जड़ें चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जड़ जो होती है ना, वो कैसे जाती है, इनकी जड़ें बिल्कुल सीधी, इस किस्म से सीधी सीधी चली जाती है, ज़मीन के अंदर ही अंदर चली जाती है, बहुत सीधी सीधी जाती है, जिनको हम कहते हैं डीप वर्टिकल रूट्स। ये ऐसे क्यों जाती है, ताकि ज़मीन की तह तक जा सके और वहाँ से क्या कर सके, वहाँ से ये पानी को एब्जॉर्ब कर सके। और इसके अंदर कुछ प्लांट्स के नाम दिया हुआ है, एक अकाशिया और एक बैनियन है, ये नाम याद रखना है, एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं। फिर कुछ ऐसे प्लांट जो सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स होती है, जिनकी यानी कि कैक्टस है इसके अंदर एग्जाम्पल, कैक्टाई कहते हैं जिसे। देखो सुपरफिशियल का मतलब होता है कि समझे ज़मीन की सरफेस है, तो इनकी रूट ज़मीन के ऊपर होंगी, समझ आ रही है, इनकी रूट्स कहाँ पे होगी, ज़मीन के ऊपर होंगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल। और कैसे एक्सेस पर मौजूद होंगी, एक्स एक्सेस पर मौजूद होंगी, जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या करते हैं, पानी को ज़मीन में से एवापोरेट, पानी तो देखो ज़मीन पे से भी एवापोरेट होगा ना जब धूप पड़ेगी, तो ये क्या करते हैं, पानी को ज़मीन में से एवापोरेट होने से पहले ये पानी को सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक जज्ब होने से पहले ही क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, इनके स्टोमेटा कम होंगे, ज़ाहिर अगर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, तो इससे स्टोमेटा कम होते। दूसरा स्टोमेटा होते हैं संकन टाइप, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरे गहरे होते हैं, हमने भी पढ़ा था ना कि सक्लेंट्स कहते हैं,
ठीक है। दूसरा इनका हेयरी एपिडर्मिस होता है, यानी कि इनके स्टेम वगैरह पे कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा इनके लीव्स होते हैं ना, वो अगर लीव देखो इतना बड़ा होगा ना तो उसके स्ट्रोमेटा एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन अगर लीव कॉइल हो जाएगा ना, यानी कि कांटा बन जाएगा, तो आपको पता है उसका स्ट्रोमेटा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, उसके लेमिना के साइज़ के अंदर रिडक्शन आ जाना। लेमिना क्या होता है, ये लीफ है ना, इसका ये पूरा जो सरफेस है, ये पूरा सरफेस, ठीक है, ये पूरा इसका क्या कहलाता है, ये इसका पूरा है लेमिना, ये बात याद रखना। तो इसका लेमिना क्या होता है, छोटा हो जाता है, इसके लिए फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होके क्या बन जाते हैं, स्पाइन्स, कांटे बन जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन कम होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये अपनी ट्रांसपायरेशन कैसे कम करते हैं, तो आप उसके अंदर ये वाली बात लिखेंगे। और अगर ये आपसे पूछे कि अपने अंदर वाटर अपटेक कैसे करते हैं, पानी कैसे लेते हैं, तो उसके अंदर आप ए और बी बात लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कुछ वाटर जो, अच्छा उसके बाद आ जाए कि ये वाटर को अपने अंदर स्टोर कैसे करते हैं। अब ये तो पानी को लेने की बात आ गई, वाटर अपटेक, ये आ गई ट्रांसपायरेशन की बात। अब आ रही वाटर स्टोरेज की बात। वाटर को कैसे स्टोर करते हैं, इनके पास एक किस्म के सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं पैरेन्काइमेटस सेल, ठीक है। पैरेन्काइमा के जो बने हुए होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल, जो किस में पाए जाते हैं, स्टेम्स में, लीव्स में पाए जाते हैं प्लांट्स के, और ये अपने अंदर बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और इसको हम कहते हैं सक्लेंट्स। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से होती है एज अ रिजल्ट स्टेम कैसा हो जाता है, स्टेम और लीव जो होते हैं ना वो जूसी हो जाते हैं। आप एलोवेरा को देखती है, एलोवेरा कितना जूसी होता है, उसको दबा दो तो उसके अंदर से पूरा जेल बाहर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ तक कोई मसला हो, कुछ ना समझ आया हो तो मुझसे पूछ लेना।